सी चीज़ों को शामिल किया गया है। उसके अलावा इस कोर्स का ड्यूरेशन है, जो समयावधि कितना रहेगा, कितने टाइम तक ये कोर्स चलेगा। उसके अलावा इस कोर्स का क्या फीस रहेगा, इस कोर्स को करने के लिए है कैंडिडेट को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस कोर्स को करने के बाद में क्या कैंडिडेट को सर्टिफिकेट मिलेगा, या फिर इसका जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न से होगा। तो हम सारा डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि इस कोर्स का जो सिलेबस है वो हमारी ही टीम के द्वारा तैयार किया गया है। ये सिलेबस है दोस्तों RSCIT का जो सिलेबस होता है, या फिर जो CCC का सिलेबस होता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उनके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, उन सब चीज़ों को हमने मिक्सअप करके एक नया सिलेबस तैयार किया है, जो हर स्टूडेंट के लिए क्या होगा, काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी कुछ है कैंडिडेट इससे आसानी से सीख सकता है। तो दोस्तों इसका सिलेबस है वो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, काफ़ी कुछ सोच समझ के है वो हमने सिलेबस तैयार किया है। तो सिलेबस के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये कोर्स है वो कौन कौन कर सकता है। तो देखिए इस कोर्स को करने के लिए है छात्र भी और छात्राएं दोनों इस कोर्स को कर सकते हैं। छात्राओं के लिए और महिलाओं के लिए ये कोर्स है वो हमारी तरफ से क्या रखा गया है, बिल्कुल ही फ्री। इसका कोई कॉस्ट है वो छात्राओं को नहीं देना है। छात्राओं के लिए ये कोर्स है बिल्कुल फ्री, लेकिन छात्रों के लिए ये कोर्स फ्री नहीं है। उसके बारे में आगे अपन थोड़ा सा डिटेल्स में और समझ लेते हैं कि क्या है। तो देखिए ये कोर्स हमने जो प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं, ये कोर्स ऑनलाइन भी रहेगा और ये कोर्स ऑफलाइन भी रहेगा। अब देखिए छात्राओं के लिए हमने ये जो कोर्स है वो फ्री रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ उन छात्राओं के लिए फ्री है जो छात्राएं ऑफलाइन इस कोर्स को ज्वाइन करती है। अब देखिएगा जो छात्राएं ऑफलाइन इस कोर्स को ज्वाइन करती है उनके लिए है जो ड्यूरेशन हमने रखा है वो रखा है करीबन 3 महीने का। कितना, 3 मंथ का हमने ड्यूरेशन वो रखा है, 3 महीने का ड्यूरेशन। इन 3 महीने के ड्यूरेशन में उनका जो डेली क्लास होगा वो डेली क्लास होगा दोस्तों 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे उनको है डेली क्लास में आना जरूरी है, तभी है वो इसके लिए एलिजिबल होगी। उसके बाद में छात्राओं के लिए है, अगर कोई छात्रा ये चाहती है कि हम है सेंटर पे नहीं आ सकते तो उनके लिए ये कोर्स फ्री नहीं है। उनको ये हमारा कोर्स है वो ऑनलाइन परचेज करना पड़ेगा, और ऑनलाइन परचेज करने के बाद में वो छात्राएं हैं इस कोर्स को ज्वाइन कर सकती है। अब देखिएगा, अब आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि ये कोर्स अगर ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है तो क्या ये कोर्स हमें यूट्यूब पे मिलेगा? नहीं, यूट्यूब पे आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद में हमारी जो रेगुलर क्लासें हैं, सारी जो लाइव क्लासें हैं, वो हमारा जो खुद का एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के अंदर हमारी सारी लाइव क्लासेस चलेगी। अब दोस्तों अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो देखिए ड्यूरेशन मैं आपको बता चुका हूं पहले भी कि जो ऑफलाइन छात्र हैं या फिर ऑफलाइन छात्राएं हैं उनके लिए 3 से 4 घंटे का ये ड्यूरेशन रहेगा, और इसका जो ड्यूरेशन मंथ है वो कितना रहेगा, 3 मंथ का ये कोर्स रहेगा। अब अगर मैं बात करूं फीस का, तो फीस देखिए महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए ये क्या है, बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन ये कोर्स फ्री उन छात्राओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए है जो हमारे यहाँ पे इस कोर्स को ऑफलाइन ज्वाइन करती है। ऑनलाइन अगर कोई छात्रा है इस कोर्स को ज्वाइन करती है तो उसके लिए फ्री नहीं है, उसको है एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो हमने बहुत ही नॉमिनल अमाउंट रखा है। अगर कोई भी छात्र है, कोई भी छात्रा है इस कोर्स को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमने फीस रखा है मात्र 600 रुपये। कितना, मात्र 600 रुपये का फीस रखा है। उसके बाद में देखिएगा अगर कोई विद्यार्थी है जो छात्र है, अगर वो चाहता है कि मैं इस कोर्स को है ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता हूँ, हमारे सेंटर पे आके वो इसको पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हमने बहुत ही कम फीस रखा है 1500 रुपये। कितना, मात्र 1500 रुपये। आपको सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा कि 1500 रुपये के अंदर है किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, 1500 रुपये में क्या ये चीजें पॉसिबल है? तो दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल है।
अब दोस्तों अगर आगे बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन के बारे में, फीस के बारे में हमने डिटेल्स में बात कर लिया, ड्यूरेशन के बारे में हमने डिटेल्स में बात कर लिया, सिलेबस के बारे में हम डिटेल्स में 1 बाय 1 बात करेंगे। उसके बाद में बात आती है दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन की, कि ये कोर्स है वो कौन कर सकता है। तो देखिए कोई भी स्टूडेंट जो 10th क्लास पास है या फिर इससे हायर उसका एजुकेशन है, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, वो इस कोर्स को अच्छे से यहाँ पे सेंटर पे विजिट करके भी पढ़ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद में क्या छात्र का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि क्या सर हमें ये कोर्स करने के बाद में सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बिल्कुल इस कोर्स को करने के बाद में आपको बेसिक का सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट के साथ में स्टूडेंट के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या सर हमारे इस कोर्स को करने के बाद में कोई एग्जाम होगा क्या। तो बिल्कुल इस कोर्स को करने के बाद में आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। अब देखिएगा ये एग्जाम है वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसी के बेस पे आपका सर्टिफिकेट है वो बन के आएगा। अब आगे चलते हैं कि हमने ये जो कोर्स है वो डिजाइन किया है, इस कोर्स के अंदर स्टूडेंट को क्या क्या पढ़ाया जाएगा, यानी कुल मिला के जो हमारा सिलेबस है उसको हम डिटेल्स में बात करते हैं कि स्टूडेंट को हम क्या क्या सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। चलिए अब सिलेबस में बात करते हैं। तो सिलेबस में देखिए सबसे पहला पोर्शन हमने इंक्लूडेड किया है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी है कंप्यूटर का परिचय होगा, कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या इतिहास रहा है, क्या कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। उसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आगे आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए दोस्तों आपके सामने ये जो वर्ड लिखे हमने कि इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ये खुद में काफी बड़ा टॉपिक है। अगर इनपुट डिवाइस को पढ़ने के लिए अपन जाएंगे तो काफी सारे इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ठीक है। तो 1 बाय 1 डिटेल्स में है आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया जाएगा, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया जाएगा, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उस मेमोरी के बारे में बताया जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, एसएसडी क्या होती है, ये किस तरीके से कार्य करती है, वर्तमान समय के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, वर्तमान समय के अंदर कौन सा है जो आपका मेमोरी यूज में लिया जा रहा है, उस मेमोरी का है रिसेंटली है वो क्या प्राइस है, इससे रिलेटेड यानी कंप्यूटर को स्टूडेंट को कंप्लीटली कंप्यूटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब आगे बात करते हैं। तो अगला मैंने है इसके अंदर इंक्लूडेड किया है कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर यूज होते हैं, उसके अलावा कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। तो इनकी कैटेगरी को हम डिटेल्स के अंदर पूरा पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो इसके अंदर देखिए इंट्रोडक्शन टू जीयूआई, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी फिर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, और जैसे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गया लिनक्स आ गया, विंडोज आ गया, एमएस डॉस आ गया, यानी डिटेल्स के अंदर हम है ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम में आता है और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं। उसके अलावा देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में काफी सारी चीजें आती है, जैसे आपका टास्क बार हो गया, आइकन्स हो गया, स्टार्ट मेन्यू हो गया, रन एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन को क्लोज करना हो गया, मिनिमाइज करना हो गया, मैक्सिमाइज करना हो गया, किसी भी है सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड किया जाता है, तो ये सारी चीजें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगी। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद में आता है हमारा फाइल एंड फोल्डर, कि हम है वो फाइल किस तरीके से बना सकते हैं, कंप्यूटर में कितने प्रकार की फाइल बनती है, फोल्डर किस तरीके से बनाया जाता है, यानी जितने भी फाइल और फोल्डर पे जो ऑपरेशन है अप्लाई होते हैं
हम वन बाय वन उन सारे ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में है सिस्टम डेट एंड टाइम चेंज, उसके बाद में डिस्प्ले प्रॉपर्टी चेंज, उसके बाद में देखिएगा माउस की प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना, ठीक है, प्रिंटर की प्रॉपर्टी को चेंज करना, नए प्रिंटर को इंस्टॉल करना, किसी पुराना जो कोई पहले से इंस्टॉल प्रिंटर है आपका उसको रिमूव करना। तो ये सारी चीजें हैं वो किस में आएगी, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगी। उसके बाद में फाइल एंड डायरेक्टरी को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, फाइलें कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीजें हैं वो आपके किस पोर्शन में आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने है जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश की है कि स्टूडेंट को कुछ भी है पीछे नहीं रहना चाहिए, उसको सारी चीजें हैं वो वन बाय वन एक सीक्वेंस से एक फ्लो में उसको मिलनी चाहिए। अब देखिए इस सिलेबस को जो हमने तैयार किया है, पढ़ाने को कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन एक फ्लो से पढ़ाना, एक सीक्वेंस से पढ़ाना, जिससे स्टूडेंट को है सारी चीजें समझ में आए और वो सारी चीजों को अच्छे से इजी वे में है वो लर्न कर सके, अच्छे वे से उसको पढ़ सके। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इस कोर्स को, इस सिलेबस को तैयार किया है। चलिए इस स्लाइड के अंदर अपन बात करते हैं। इस स्लाइड में मैंने जो इंक्लूडेड किया है वो है इंट्रोडक्शन टू नोटपैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अलावा वर्ड पैड। तो यानी इन तीन चीजों को मैंने इसमें इंक्लूडेड किया है। अब देखिए बात करते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सुना होगा, तो आपको कंप्लीटली तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी मेन्यूज होती है उनकी सब मेन्यूज होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर है वो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं, या फिर किसी कोई आपका डॉक्यूमेंट हो गया, रिज्यूम हो गया, रिज्यूम के अलावा जो मैक्रोज हो गया, ठीक है, मेल मर्ज हो गया, यानी ये काफी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एडवांस फीचर्स है वो भी आपको बताए जाएंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको और भी क्या क्या चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो देखिए इसमें अपन है वन बाय वन स्टेप से पढ़ेंगे। मेन्यू बार क्या होता है, हेल्प सेक्शन क्या होता है, उसके बाद में है हमारा किसी डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जाता है, डॉक्यूमेंट को किस तरीके से सेव किया जाता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है तो उसका पेज सेटअप है वो कैसे किया जाता है, प्रीव्यूज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंट प्रीव्यूज क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यूज को किस तरीके से देखा जाता है, अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसको कैसे प्रिंट किया जाएगा, ये सारी चीजें अपन इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन देखेंगे कि इसमें है एडिटिंग किस तरीके से की जाती है, फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है, कट कॉपी पेस्ट है वो कैसे किया जाता है, फ़ॉन्ट का सिलेक्शन है वो हमें कैसे करना है, डॉक्यूमेंट का अलाइनमेंट है वो हमें किस तरीके से सेट करना है, उसके बाद में टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है, उसमें नंबर हो गया, बुलेट्स हो गया, इनको किस तरीके से इंसर्ट करना है, किसी भी पैराग्राफ का इंडेंट है वो किस तरीके से सेट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो केस होते हैं, अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, इन सारे केस को किस तरीके से यूज में ले सकते हैं और इस कैसे इनको चेंज कर सकते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में है वर्ड, आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें टेबल को किस तरीके से बनाया जाता है, या फिर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जो टेबल बनी हुई है उस टेबल को एमएस वर्ड में किस तरीके से इंसर्ट करवाया जाता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, एडिट हो गया। तो ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वन बाय वन जितने भी ऑप्शन है, जितनी भी कमांड्स है, जितने भी ऑपरेशन है, उन सब के बारे में आपको डिटेल से सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। चलिए दोस्तों इस स्लाइड में बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इसके बारे में अपन बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से हम है इलेक्ट्रॉनिक सीट कैसे बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस तरीके से ओपन किया जाएगा, इसके अंदर है सेल क्या होती है, कॉलम क्या होती है, रो क्या होती है, सेल का एड्रेस क्या होता है, उसके अलावा अगर कोई भी आपका सीट है उसको प्रिंट करना है तो किस तरीके से प्रिंट करेंगे, डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू है वो कैसे देखेंगे, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पे प्रीव्यू को एडजस्टमेंट करना है तो उसको किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाएगा। उसके अलावा है आपका किसी भी सेल के अंदर टेक्स्ट हो गया, या फिर आपका नंबर हो गया, या फिर डेट से रिलेटेड डेटा हो गया, इन डेटा को किस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा। उसके अलावा अगर किसी भी सीट में एडिटिंग करना है तो वो किस तरीके से करना है,
ठीक है। और उसके बाद में नए रो और कॉलम को इंसर्ट करना, डिलीट करना, उसके बाद में कॉलम की रो और कॉलम का जो हाइट है, विड्थ है, उसको किस तरीके से चेंजेस किया जाता है। उसके बाद में रहता है हमारा इसमें जो चार्ट है, काफी तरीके के चार्ट होते हैं, जैसे टेबल चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया। ये चार्ट कैसे बनाए जाते हैं और इन चार्ट को बनाने से हमारा डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से दिखेगा। तो यानी इसके अंदर उसके अलावा एक्सेल के काफी फॉर्मूलाज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, वी लुकअप हो गया, यू लुकअप हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया, ऐसे काफी सारे जो फंक्शन है, जो फॉर्मूलेज हैं, उनका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो दोस्तों एक्सेल के बाद में आपका आता है पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए पावर पॉइंट बड़ा ही अच्छा टूल्स है और इसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन है वो बना सकते हैं। तो देखिएगा पावर पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि पावर पॉइंट का प्रयोग हम कैसे करेंगे, पावर पॉइंट को किस तरीके से ओपन किया जाता है, किसी भी अगर आपने पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन बनाया है तो उसको कैसे सेव किया जाता है। उसके बाद में आपका आ गया कि अगर आपका कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन है उसको कैसे बनाना है, उस अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बना रखा है तो उसमें एडिटिंग है वो किस तरीके से करनी है, उसके अंदर कोई चीज नया इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, या नया स्लाइड इंसर्ट करना है, नया स्लाइड को डिलीट करना है, तो ये किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद में पावर पॉइंट के अंदर टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, एक्सेल की सीट को कैसे इंसर्ट किया जाता है, काफी सारे जो आपके क्लिप आर्ट्स होते हैं या पिक्चर होती है या फिर आपके जो सिंबल्स होते हैं या इमोजी होती है, उनको किस तरीके से इंसर्ट किया जाएगा। उसके अलावा प्रेजेंटेशन को हम कैसे देख सकते हैं, इसके कितने व्यू होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग हम है जो इफेक्ट है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड है उसके अंदर जो हमने कंटेंट लिया है, उस कंटेंट के ऊपर अगर हमें कोई ऑडियो है वो इंसर्ट करना है तो कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें हैं वो आपको पावर पॉइंट में सीखने को मिलेगी। उसके बाद में देखिएगा स्लाइड शो है, यानी अगर आपने प्रेजेंटेशन बना रखा है उसके अंदर आपको है अलग अलग इफेक्ट प्रोवाइड करना है, तो ये इफेक्ट है वो किस तरीके से है प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें हम काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे और काफी अच्छी तरीके से हम पावर पॉइंट को है कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये काफी हेल्पफुल है, अगर कोई भी स्टूडेंट है ऑफलाइन या ऑनलाइन कंटिन्यू क्लास अटेंड करेगा तो वो है अच्छी तरीके से पावर पॉइंट को सीख लेगा। चलिए दोस्तों, पावर पॉइंट के बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इसमें बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। देखिए वर्तमान समय में इंटरनेट है वो लोगों की क्या बना हुआ है, ऑक्सीजन। इसलिए हमें इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेट के साथ साथ में देखिए आपका कंप्यूटर नेटवर्क का हमने थोड़ा सा पोर्शन है, थोड़ा सा पार्ट है वो भी इंक्लूडेड किया है। तो इस वाले में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के चैप्टर में कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपको कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पढ़ाई जाएगी। उसके बाद में इंटरनेट है, इंटरनेट में है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट, बेसिक ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर, यानी इंटरनेट का आर्किटेक्चर कैसा होता है, इंटरनेट कैसे चलता है, इंटरनेट को यूजर किस तरीके से चला सकता है, आगे से अगर इंटरनेट का फैसिलिटीज हमें मिल रहा है तो ये फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काफी सारी चीजें इसमें होती है वो आपको डिटेल्स में बताई जाएगी। उसके बाद में आपका आता है सर्विस ऑफ इंटरनेट, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, वेबसाइट है वो क्या है, डोमेन नेम है वो क्या है, आईपी एड्रेस है वो क्या है, मैक एड्रेस है वो क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद में आता है इंटरनेट सर्विस। तो देखिए इंटरनेट सर्विस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आईएसपी कौन होता है, ब्रॉडबैंड सर्विस क्या होती है, वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, लाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके अलावा फाइबर टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो यानी जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, उन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है आपका वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया। तो ये जो ब्राउजिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर के अंदर भी काफी सारी चीजें दे रखी होती है, इनकी शॉर्टकट कमांड दे रखी होती है। अपन जब ब्राउजर को पूरा डिटेल्स में इसमें पढ़ेंगे।
उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है सर्च इंजन, कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन किस तरीके से कार्य करता है, वर्तमान समय के अंदर कौन कौन से पॉपुलर सर्च इंजन है, तो हम सर्च इंजन के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है वेब ब्राउजर से अगर आप किसी भी वेबसाइट को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, कौन सी वेबसाइट को यूजर को एक्सेस करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट है वो सिक्योर है, कौन सी वेबसाइट है वो अनसिक्योर है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो अगला जो हम है, अगर किसी भी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट है वो डाउनलोड करना है तो किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, वायरस क्या होते हैं, वायरस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए, कौन सी साइट पे विजिट करने से पहले हमें इग्नोर करना चाहिए, कौन सा वेबसाइट है वो फेक है, कौन सा वेबसाइट है वो जेन्युइन है। यानी कुल मिला के इसमें थोड़ा वायरस का भी पार्ट रहेगा, कि है आपका रैंसमवेयर वायरस क्या होता है, टॉर्जन हॉर्स वायरस है वो क्या होता है, मेलवेयर है वो क्या होता है, ठीक है, फिशिंग है वो किस तरीके से होती है। यानी ये इसमें काफी सारी चीजें हैं, आपको डिटेल्स में पढ़ाई जाएगी। उसके बाद में देखो दोस्तों, आपको बताया जाएगा कि ईमेल क्या होता है, ईमेल को कैसे यूज किया जाता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ईमेल एड्रेस के अंदर जो पार्ट होते हैं कौन से पार्ट को डोमेन बोला जाता है, ठीक है। तो ये यानी इसमें डिटेल्स में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा। उसके बाद में ईमेल का है प्रयोग कैसे किया जाता है, जिसमें किसी भी ईमेल को किस तरीके से ओपन किया जाता है, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये सारे फोल्डर है वो किस काम में आते हैं, अगर किसी भी ईमेल का रिप्लाई आपको करना है तो वो किस तरीके से दिया जाएगा, अगर कोई ऑफिशियली ईमेल है या फिर अगर आप ऑफिशियली किसी भी मेल को किसी व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो उस मेल को किस तरीके से ड्राफ्ट किया जाएगा, किसी भी ईमेल को कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, ईमेल को किस तरीके से सर्च किया जाता है, ईमेल की किस तरीके से सॉर्टिंग की जाती है, ये सारी चीजें हमारा जो ईमेल का टॉपिक रहेगा उसके अंदर आपको डिटेल्स में पढ़ाई जाएगी। फिर हम ईमेल के पार्ट में देखेंगे कि ईमेल है वो कैसे भेजा जाता है। ईमेल के अंदर अगर हम किसी फाइल को या फिर किसी अदर फॉर्मेट की जो फाइल्स होती है, जैसे आपका फोटोज हो गया, वीडियोस हो गया, उसको किस तरीके से सेंड किया जाता है। अगर आपका ईमेल के अंदर कंटेंट है या डेटा है वो काफी बड़ी साइज में है, अगर उसको भेजना है तो उसको किस तरीके से भेजा जाएगा। उसके बाद में है आप ईमेल के अंदर खुद का एड्रेस बुक है वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, किसी भी ईमेल का है वो सॉफ्ट कॉपी आप प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं, और उसके अलावा कौन कौन से स्पैम मेल होते हैं। तो दोस्तों स्पैम मेल होते हैं जो क्या होते हैं, काफी फेक मेल आपको रिसीव होते हैं, तो स्पैम मेल को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से उन्हें डिलीट करना है, किस तरीके से उन्हें इग्नोर करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका जो ईमेल का टॉपिक होगा उसके अंदर आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। चलिए, कंप्यूटर के साथ साथ में हमने एक नया चीज है वो इसमें इंक्लूडेड किया है जिसका नाम है बेसिक बैंकिंग सिस्टम। देखिए वर्तमान समय में है वो सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है, और टेक्नोलॉजी के जमाने के साथ साथ में हमें क्या है, बैंकिंग की जानकारी भी होनी चाहिए। तो बैंकिंग के कुछ हमने बेसिक है कॉन्सेप्ट है वो इसमें इंक्लूडेड किए हैं, कि भाई है सेविंग किस तरीके से की जाती है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, एटीएम कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड को बनाने वाली कितनी कंपनीज होती है, क्रेडिट कार्ड को बनाने वाली कितनी कंपनीज होती है, बैंक चेक होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, केवाईसी है वो किस तरीके से की जाती है, केवाईसी को करवाने से क्या फायदा है। उसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। उसके बाद में बैंक आपको कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे लोन हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, ओवर ड्राफ्ट हो गया, पेंशन हो गया, इससे संबंधित जानकारी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमने है कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गया। ये स्कीम क्या है, अगर हमें है पासवर्ड है किसी भी, जैसे एटीएम का पासवर्ड है उसको कैसे प्रोटेक्टेड करना है, नेट बैंकिंग का पासवर्ड है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूडेड की गई है। उसके अलावा हमने इंश्योरेंस का पार्ट, सोशल सिक्योरिटी का पार्ट, अटल पेंशन योजना के बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में भी हमने
हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो देखिए ऑल ओवर यानी बैंकिंग से रिलेटेड जो करंट समय के अंदर जितनी भी चीजें चल रही है उन सारी चीजों के बारे में भी आपको अवेयरनेस किया जाएगा। ये चीजें आपके काफी कुछ काम में आएगी। चलिए, ये जो इतनी स्लाइड आपने देखी थी, इन स्लाइड्स के अंदर आपको डिटेल्स में सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। अब देखिए कुछ बेसिक नॉलेज है वो हम आपको साइबर सिक्योरिटी का भी प्रोवाइड करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, आप है किसी भी अपने थेफ्ट होने से या फिर किसी भी अपने नुकसान होने से कैसे बच सकते हैं। उसके अलावा जो ई मित्रा पे जितनी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, कुछ सर्विस जैसे पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, यानी जो मेजरली सर्विस है जो डेली रूटीन में यूज आती है वो सर्विस आपको यहाँ पे हम सिखाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फोटोशॉप और वीडियो एनिमेशन है वो किस तरीके से बनाते हैं, इनको बनाने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में भी आपको डीपली हम इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हम क्या करेंगे आपको इसका बेसिक नॉलेज है वो जरूर प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि समय की बचत नहीं होने के कारण इतना लंबा सिलेबस है, उसको 3 महीने में दोस्तों कंप्लीट करना क्या है पॉसिबल नहीं है। चलिए दोस्तों, तो ये मैंने आपके सामने है वो सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कशन कर लिया। सिलेबस के अलावा क्या फीस रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया, और इस कोर्स को करने में आपको कौन कौन सी चीजें सीखने को मिलेगी वो भी मैंने आपको डिटेल्स में बता दी। ठीक है, अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर आपकी तरफ से कोई क्वेरी है तो हमारे टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करके कभी भी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पे संपर्क करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।